हो गया? ओके चलो यहाँ देखो, तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक तो फील आना चाहिए एनएलएम, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर काट के टेंशन इमेजिन करोगे तो इस वाले टुकड़े को आगे लेके जाने के लिए ये टेंशन रिस्पॉन्सिबल है ना? यहाँ काटोगे तो इस जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको आगे लेके जाने के लिए यहाँ वाला टेंशन जो होगा वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हमको सबसे पहले इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। एक क्रॉस सेक्शन में काट के ये देखना पड़ेगा कि टेंशन का फंक्शन कैसा आ रहा है, तो वो हमको मैथमेटिकली भी पता चल जाएगा कि टेंशन कैसे वैरी कर रहा है। इज दैट क्लियर? बट हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है तो सबसे पहला काम यही होता है कि तुम सिस्टम का क्या निकालोगे? एक्सेलरेशन निकालोगे। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं पता तुमको, तुम आगे कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो मैंने माना कि सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? तो ए का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? F/m। इज दैट क्लियर? राइट? पूरा रॉड पकड़ लिया, F फोर्स। अभी हमने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन किया। क्रॉस सेक्शन तो मैं रॉड को बना रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस x हो गया। सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग लेंथ, दैट इज L - x। इज दैट क्लियर? अच्छा, हमको चाहिए था कि x डिस्टेंस में यहाँ पर कितना टेंशन है। इज दैट क्लियर? और ये भूलो मत कि ये टुकड़ा भी आगे ए से ही आगे मूव कर रहा होगा, इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा? ए होगा। पूरा रॉड अगर ए से जा रहा है, उसका हर एक पोर्शन कितने से जा रहा होगा? ए से ही आगे जा रहा होगा, ठीक है ना? तो कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन एट दिस क्रॉस सेक्शन? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस या टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस? इतना लग रहा होगा, हाँ है ना? ये इससे दूर जा रहा है तो ये इस पे किधर लगाएगा टेंशन? टी इधर, और ये इधर लगाएगा आर। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? या अगर तुमको डाउट हो रहा है तो यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स है, यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स है, तुम खींचोगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो उनके बीच का इंटरेक्शन कैसा होगा? अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा। कैसे इंटरेक्शन? अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। ये वाला लेयर इस वाले लेयर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो टी का डायरेक्शन दिख रहा है, और इस वाले ग्रुप में जितने सारे एटम्स हैं, इस वाले ग्रुप ऑफ एटम्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये टी दिख रहा है तुमको। इज दैट क्लियर? एंड यू आर कंसर्न अबाउट दिस टी, है ना? हम इसका एफबीडी बनाएंगे कि यहाँ पर जो टी लग रहा है इक्वल टू कितना आता है? इज इट ए फंक्शन ऑफ एक्स? क्या यहाँ पर जो टी का वैल्यू हमको मिलेगा क्या वो एक्स पे डिपेंड करेगा? ये देखते हैं एक बार, ठीक है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मास ऑफ दिस पोर्शन? कैन आई से दैट द मास ऑफ दिस पोर्शन इज m/l into x? बोलो रे, m/l इज व्हाट? मास पर यूनिट लेंथ। x लेंथ में कितना मास होगा? m/l into x। इज दैट क्लियर? अभी हम बेसिक एनएलएम का इक्वेशन लगाएंगे, F net इक्वल टू ma। सुनिए हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? F net इक्वल टू ma किस पे लगाएंगे? ये जो है, ये वाला टुकड़ा, ये टुकड़ा दिख रहा है ना, ये हो गया हमारा सिस्टम। इस पे हम इक्वेशन लगा रहे हैं। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रॉड? दैट इज सिंपली T। सो F net is equal to mass into acceleration। और acceleration की जगह हम क्या लिख देंगे? F/m। mm चला गया, ये क्या मिला? Fx/l। तो देखो टेंशन इज ए फंक्शन ऑफ x। एस एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा, टेंशन का वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और x हमने कहाँ से मेजर किया? x हमने पीछे से मेजर किया। दैट मीन्स हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, टेंशन का वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट जब x का वैल्यू l हो जाएगा, when x is equal to what? l, when I'm talking about the head of the rod, वहाँ पर x के जगह अगर मैं l पुट कर दूँ तो टेंशन का वैल्यू कितना आएगा? f। देखो f ही तो है इस जगह पर अगर हम टेंशन निकालेंगे तो कितना आएगा? f ही तो आएगा। देखो मैं तुमको बस यही सिखाना चाहता हूँ कि अगर हम रॉड को देखें तो पहली बात ये समझना है कि रॉड के हर एक जगह पर टेंशन का वैल्यू क्या है? अलग अलग है। स्ट्रेस अलग अलग, कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन अलग अलग, तो चेंज इन लेंथ भी अलग अलग। टोटल चेंज इन लेंथ निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। और कल हमने जो प्रोसेस फॉलो किया था एग्जैक्टली वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। कैन एनीवन टेल मी कल कौन सा प्रोसेस फॉलो किया था? क्या किया था हम लोगों ने? हाँ, कैन एनीवन टेल मी द फर्स्ट थिंग दैट वी शैल डू?
ओए बात है नहीं। तो x लेंथ के आगे हमने एक छोटा सा dx लेंथ लिया। हमको पता है कि t का वैल्यू जो है वो डिस्टेंस के साथ, लेंथ के साथ बदल जाता है, बट dx इतना छोटा लेंथ है कि टेंशन को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हमारा जो चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ हम लोग लिखते हैं ना, चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ, तो dx क्या हो गया, किसी को कोई डाउट इसमें? पक्का? इज दैट क्लियर? जिंटी को डाउट है? क्या डाउट है? एक्चुअल लेंथ मतलब वर्ड में कंफ्यूज मत होना। हम लोग जब चेंज इन लेंथ लिखते हैं ना तो डेल एल बाई एल लिखते हैं, नहीं लिखते? डेल एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मतलब तुम्हारा जो रॉड का लेंथ है उसमें कितना चेंज आया। तो वो जो रॉड तुमने यहाँ पर पकड़ा है वो तुमने यहाँ पर पूरा रॉड तो पकड़ नहीं पाए तुम, बिकॉज टेंशन का वैल्यू हर जगह क्या है, अलग। तो मैंने इस पतला सा एक रॉड लिया, dx लेंथ का एक रॉड, इस dx लेंथ में कितना चेंज आएगा वो निकाल रहे। तो dx हो गया ना ओरिजिनल लेंथ, उस ओरिजिनल लेंथ को मैंने एक्चुअल लेंथ, अच्छा ठीक है एक्चुअल नहीं लिखता, ऐसा ये सब लिखना नहीं चाहिए, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसको हमने क्या लिख दिया, ओरिजिनल लेंथ ना, dx इज ओरिजिनल लेंथ, उसमें t लग रहा है, t क्या करेगा, उसको खींच के थोड़ा सा लंबा कर देगा। कितना लंबा कर देगा, dy। कोई डाउट? बोलो बोलो बोलो। तो ये dx लेंथ है, इसमें छोटा सा इंक्रीमेंट आ गया इधर, से दिस लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, dy। फिर से कह रहा हूँ डेल एल इज नथिंग बट dy, डेल एल बाई एल जो होता था एल ओरिजिनल लेंथ, वो क्या है dx हमने क्यों लिया, कैन यू टेल मी द रीजन फॉर दिस? नहीं, यस, हाँ एग्जैक्टली, dx इतना छोटा लेंथ है कि टेंशन क्या है, कांस्टेंट। मैं थोड़ा सा बड़ा लेंथ ले लूँगा तो पंगा हो जाएगा, बिकॉज टेंशन वेरी कर जाएगा। इसलिए हमने dx को ही अपना ओरिजिनल लेंथ माना, बिकॉज इससे हमको ये एडवांटेज मिलता है कि dx में t का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। बस हो गया फॉर्मूला। अभी हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, f इक्वल टू kx, याद है ना, स्प्रिंग वाला फॉर्मूला से के थ्रू मैंने तुमको बोला था, इस तरीके से याद रखना, इट इज ईजियर टू रिमेंबर दैट वे। तो अगर मैं f इक्वल टू के एक्स लिखता हूँ, f मतलब टेंशन t, k का वैल्यू क्या था, a y बाई एल, एल इज द ओरिजिनल लेंथ, एंड ये x क्या था, दैट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इन दिस केस इट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ दिस dx एलिमेंट, दैट इज dy। सिद्धार्थ इधर नहीं, तो कुछ खा रहा है इधर, ए वाई बाई डी एक्स, नहीं उंगली खा रहा है इसलिए बोल रहा था, ए वाई बाई डी एक्स इंटू वट, डी वाई। इज दैट क्लियर? अच्छा अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हमको डी वाई चाहिए ना, तो डी वाई को हमने यहाँ पर रखा, दैट इज टी डिवाइडेड बाई वट, ए वाई, ऊपर क्या आ जाएगा, ठीक है, आई होप सो। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बस डी वाई हमने यहाँ पर लिखा है, t के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, t के जगह हम पुट कर सकते हैं एफ एक्स बाई एल, दिस इज एफ एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट, एल डिवाइडेड बाई ए वाई इंटू डी एक्स। सो एफ बाई ए वाई एल एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज व्हाट, डी वाई। ऐसा इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद तो आता ही है, x कहाँ से चालू होगा, x इक्वल टू 0 से, खत्म कहाँ पर होगा, x इक्वल टू l तक। तो 0 से लेके l तक, 0 से लेके टेल l तक, बट डेल l इज द टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम डेल l के जगह क्या लिख सकते हैं, दैट इज f a y l, और ये क्या होगा, l स्क्वायर बाई 2, तो f l डिवाइडेड बाई 2 a y। देखो सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, मैंने और एक बार करके दिखाया ताकि तुमको कभी डाउट ना हो। इज दैट क्लियर? पक्का? श्योर? एक छोटा सा एग्जांपल देके रखता हूँ, ये तुम खुद से करना। सोचो तुम्हारे पास एक ऐसा रॉड है, एंड द रॉड इज पाइवटेड एट दिस पॉइंट, पाइवट, और इस रॉड को मैं ऐसा रोटेट कर रहे हैं, ऐसा है ना। रॉड का मास हमने m मान लिया, इसका लेंथ हमने क्या मान लिया, l। अभी खुद सोचो, इसको अगर हम गोल घुमाएंगे, रॉड का लेंथ इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? इसको अगर हम गोल घुमाएंगे, रॉड का लेंथ इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? रॉड, कम ऑन, करेगा नहीं करेगा?
तुमने कभी रुमाली रोटी जो बनाते हैं उसको बनाते हुए देखा है? बेल के बड़ा नहीं करता वो लोग, कैसे गोल घुमा घुमा के बड़ा करता है, राइट? बिकॉज व्हेन यू रोटेट दिस, वो स्प्रेड आउट करना चाहता है, बाहर की तरफ जाना चाहता है। हाँ ये ना, जब तुम लोग टर्न लेते हो, बहुत फास्ट टर्न लेना है, या तुम जब गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो और गाड़ी टर्न ले रहा है, तुम जाके किस तरफ जाना चाहते हो? उस तरफ ना। टर्न अगर ऐसा ले रहा है, तुम्हारा बॉडी जाके दरवाजे के एक साइड में काट दे, ठीक है ना? ओए, जाके किधर लगेगा? वो जो दरवाजे के साथ तुम्हारा बॉडी लग जाएगा, राइट? दैट मीन्स द बॉडी एज ए होल हैज अ टेंडेंसी टू स्किड आउट। इज दैट क्लियर? तो रॉड के साथ उस सिचुएशन को थोड़ा कंपेयर करो। खोलोगे तो रॉड का लेंथ भी क्या हो जाएगा? लंबा। तुम एक आटे का गोले का स्ट्रिप बनाओ, उसको ऐसे गोल घुमा दो, फील आया? अभी लंबा हुआ नहीं होगा? फील आया तो ऐसे क्या आया? नहीं आया तेरे को? ऐसे करोगे तो उस नाम क्या है? नंबर है, नाम नहीं है। तो काट दे। इज दैट क्लियर? कम ऑन, इधर समझ में मैंने क्या कहा? अभी ये वाला सिचुएशन तुम मुझे कल करके लेके आके दिखाओगे कि इस रॉड में लेंथ चेंज कितना होगा। व्हाट विल बी द चेंज? मतलब यही क्वेश्चन है, डेल एल निकालने दिया इन दिस केस, ठीक है? थोड़ा सा ट्विस्ट है। हाँ। रोटेशनल मोशन में ऐसा था, उसमें तो हम लोग ये सब कुछ कंसीडर ही नहीं करते थे हम लोग। एग्जाम में आएगा तो कैसे पता होगा? एग्जाम में लिखा रहेगा चेंज इन लेंथ निकालो, तो तुमको पता चल ही गया ना लेंथ चेंज निकालने। क्वेश्चंस में ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमको धोखा में रखेगा। हाँ हाँ मुझसे देना, ठीक है? ओके, अभी नेक्स्ट है शेयर मॉडुलस, राइट? मॉडुलस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है? तो शेयर मॉडुलस का क्या होगा? फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय फाई। फाई याद है ना? हाँ, शेयर याद है ना? वो रबर दिख रहा है, ऊपर के टॉप सरफेस को हमने एफ फोर्स से आगे घिसा, इसका एरिया कितना है? एफ बाई ए। तो ये हो गया स्ट्रेस, है ना? और जिस फेस को हमने घिसा, ये जो वर्टिकल फेस है, ये कितना आगे शिफ्ट हो गया, वो फाई होता है। और फाई तुमको बताता है कि स्ट्रेन कितना है। दिस इज नथिंग बट स्ट्रेन, है ना? और ये फॉर्मूला याद है ना, स्ट्रेन क्या होगा? डेल एल बाई एल। यहाँ पर लेकिन डेल एल क्या था? यहाँ पर डेल एल जो है दैट इज एक्चुअली द शिफ्ट ऑफ द टॉप सरफेस, और उस टॉप सरफेस का जमीन से हाइट जो है दैट इज एल। इज दैट क्लियर? बस इसमें तो इतना ही समझना है, प्रॉब्लम करेंगे डायरेक्ट। लेकिन एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल तुमको ना दो अलग अलग मटेरियल दिया हुआ है। मैंने तुमको ये बता दिया कि अगर मटेरियल अलग है तो वाई का वैल्यू भी क्या होगा? अलग अलग होगा, राइट? लेट अस से कि पहले वाले मटेरियल का वाई का वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड लेट अस से दूसरे वाले का है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? मतलब दो रॉड्स है और दोनों का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, एक का 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दूसरे का 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि तुम इन दोनों वैल्यूज को देख के कैसे कंक्लूड करोगे कि किस रॉड को डिफॉर्म करना आसान है और किस रॉड को डिफॉर्म करना मुश्किल होगा। हाँ, मैं फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। तुम y के वैल्यूज को देख के, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी यंग्स मॉडुलस के लिए नहीं, शेयर मॉडुलस के लिए भी वैलिड है। बल्क मॉडुलस पर आएगा। अच्छा, बल्क मॉडुलस मतलब वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो वाला तब आएगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी। इज दैट क्लियर? तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास दो रॉड्स है और दोनों रॉड्स के यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, एक का 100 एक का 200, तो इन दो वैल्यूज को देख के तुम कैसे कंक्लूड करोगे कि किस रॉड को डिफॉर्म करना, इलोंगेट करना या कंप्रेस करना रिलेटिवली आसान होगा एज कम्पेयर टू द अदर रॉड? जिसका वो कम होगा। अच्छा, नमन कह रहा है वाई का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा, वाई का वैल्यू अगर ज़्यादा है वो आसानी से डिफॉर्म हो जाएगा। तुम लोग क्या कह रहे हो? जो कम है। अच्छा, नाउ यू नीड टू गिव मी द रीजन फॉर दिस। चलो गिव मी रीजन फॉर दिस। नमन, रीजन क्या है? अच्छे से कोई अच्छा एक रीजन दो, अच्छे से लॉजिकली एक्सप्लेन करो। सबसे पहले ये इंटरप्रेट करो कि यंग्स मॉडुलस क्या है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और मैंने तुमको
डिवीजन का आइडिया दिया था, 100 रन इन 20 ओवर्स, 5 रन पर ओवर, डिवाइड करने से हमको यूनिट के वैल्यू में वैल्यू मिलता है ना। अरे 10 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, स्पीड कितना हुआ 5 मीटर पर सेकंड बोलते हैं ना, राइट। तो यहाँ पर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, तो तुमको क्या मिलेगा, समथिंग स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो तुमको 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। मतलब ऐसा समझ लो कि पहले रॉड को अगर तुम यूनिट लेंथ से लंबा कर दोगे तो इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप हो जाएगा, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और दूसरे रॉड को भी अगर तुमने यूनिट लेंथ से ही इंक्रीज कर दिया उसका लेंथ, तो उसमें स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ कैन यू से, कैन यू इंटरप्रेट, ऊपर वाला जो वो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस इज एक्चुअली ए रिजल्ट ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स। जिस बॉडी के पास ज़्यादा रेस्टोरिंग फोर्स है उसको बिगाड़ना बहुत मुश्किल होगा। डू यू एग्री विद दिस, राइट, बिकॉज उसका रेस्टोर करने का कैपेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा। सो ऑब्वियसली जिसका वाई का वैल्यू ज़्यादा होगा, जैसे कि दिख रहा है तुमको, स्ट्रेस ज़्यादा मतलब क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा। तो जिसका वाई का वैल्यू ज़्यादा है उस रॉड को डिफॉर्म करना उतना ही मुश्किल है। तो ये जो मैंने तुमको कहा है ये तीनों के लिए वैलिड है। 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताया था, राइट, यंग्स मॉडुलस, शेयर्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, सब तो एक ही है यार, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो हमेशा याद रखना कि अगर मैं तुमको बोलता हूँ 2 क्यूब्स है, एक का शेयर मॉडुलस ज़्यादा है दूसरे का कम है, तो तुमको ये समझ जाना चाहिए कि जिसका शेयर मॉडुलस ज़्यादा होगा उसका शेप बिगाड़ना मुश्किल होगा। इज दैट क्लियर, उसका लॉजिक तुम ऐसे समझ लेना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, शेयर मॉडुलस ज़्यादा मतलब स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा, स्ट्रेस इज ए रिजल्ट ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है मतलब उसको बिगाड़ना बहुत मुश्किल होगा। इज दैट क्लियर, पक्का। ये सब चीज़ें नहीं मिलेगा तुमको, नोट में लिखना पड़ेगा। पॉज करो, लिखा हुआ है बट सुनो। अगर, अच्छा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक वॉल है, वॉल के साथ ये सिलेंडर अटैच्ड है, सिलेंडर का मास m दिया हुआ है, सिलेंडर, अच्छा सिलेंडर का मास नेग्लिजिबल है, ठीक है, इसका लेंथ L है, और यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक W वेट लगाया गया है, W फोर्स लगाया गया है। इज दैट क्लियर। तो शेयरिंग स्ट्रेस पूछा, स्ट्रेस तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर अगर तुमको स्ट्रेस निकालना है तो क्या लिख दोगे, W by pi r। ये तो सिंपल है, बट आई एम इंटरेस्टेड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वेयर दे आर आस्किंग यू फाइंड आउट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड। बिकॉज अगर तुम इस पे फोर्स लगाओगे ये एंड शिफ्ट हो जाता है, शेयर में दिखाया था, अगर किसी सरफेस को घिसोगे तो लेयर आगे शिफ्ट हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो इसको घिसोगे तो मैं थोड़ा सा ऐसा नीचे आ गया होगा उसका, और ये चीज़ ऐसा बेंड हो गया होगा। इज दैट क्लियर। वो रबर वाला डायग्राम जो वर्टिकल था उस डायग्राम को ऐसे बना दो, ऐसे इमेजिन करो, बात समझ में आया। तो ये जो फेज है ये यहाँ पर फाई एंगल टिल्ट हो चुका है, नहीं आया समझ में। रबर के केस में ये वर्टिकल फेस ऐसे टिल्ट हो रहा था, इसी पिक्चर को ऐसे इमेजिन करो, है ना। तो ये फाई एंगल टिल्ट हो गया यहाँ पर। अच्छा अभी देखो, स्ट्रेस हमको पता है, इज दैट क्लियर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है ईटा, क्या मैं फाई निकाल सकता हूँ? कम ऑन यार, ईटा कितना होगा, F by A, that is nothing but stress। ये हो गया फाई, ईटा गिवन है, ऊपर वाला भी पता है। तो फाई का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, that is W by eta pi r square। What is this phi equal to? Phi is so small that phi can be treated as 10 phi, and 10 phi in this case is equal to what? Perpendicular, that is del L divided by base कितना हो जाएगा, L। And what is del L? Del L is the thing that has been asked to find out। समझ में आया? del L is the deflection of the end। तो हमको del L का वैल्यू निकालना है, तो phi के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, del L by L that is equal to what? W divided by eta pi r square, और del L की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, W डिवाइडेड बाई ईटा पाई r स्क्वायर इंटू हम क्या लिख देंगे,
एल लिख देंगे। बस सिंपल है, सिर्फ देखने का तरीका सही होना चाहिए। चीज़ को ऐसे मत देखो, चीज़ को ऐसे बेंड करके देखो। ये था उसका फेस, फाई एंगल आगे शिफ्ट हो गया। ये अगर इसका क्रॉस सेक्शन है, ये डेल एल डिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो चुका है। सो डेल एल का वैल्यू निकालने बोला है। 2-3 लाइन का प्रॉब्लम है, अगर समझ में आ गया तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो डन फॉर टुडे। आयुष